दोस्तों नमस्कार। हमने इससे पिछले वाले भाग में पढ़ा था गग्गर नदी, कांकनी नदी और कांतली नदी के बारे में। गग्गर नदी है वो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है और कांकनी नदी है वो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। कांतली नदी है जो पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, जो झुंझुनू दो भागों में विभाजित करती है और चूरू की सीमा में जाके विलुप्त हो जाती है। आज ही हम आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियों में आज हम साबी नदी के बारे में पढ़ेंगे। साबी नदी, ये साबी नदी है। ये साबी नदी जयपुर से निकलती है। जयपुर में सेवर की पहाड़ियां है। सेवर पहाड़ी जयपुर से निकली। जयपुर से निकलने सेवर पहाड़ी जयपुर से निकली। जयपुर से निकलने के बाद ये नदी अलवर में जाती है और अलवर में इस नदी की एक सहायक नदी है सोटा नदी। इसकी एक सहायक नदी है सोटा नदी है, वो इसकी एक सहायक नदी है। ये जयपुर है, ये अलवर है। तो ये नदी सेवर पहाड़ी शाहपुरा जयपुर से निकली। जयपुर से निकलने के बाद अलवर में गई। अलवर में इसकी एक सहायक नदी है और उस नदी का नाम है सोटा नदी। अब इस नदी के किनारे यानी कि साबी नदी के किनारे जयपुर में एक सभ्यता विकसित है। उस सभ्यता का नाम है जोधपुरा सभ्यता। सभ्यता का नाम है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, जोधपुर में नहीं, क्योंकि जोधपुर के नाम से इसका नाम जोधपुरा भी गलत भी हो जाता है, लेकिन यह सभ्यता है जयपुर में, जोधपुरा सभ्यता। और इस नदी को, साबी नदी को अलवर का शोक भी कहते हैं। साबी नदी को अलवर का शोक, साबी नदी को अलवर का शोक भी कहते हैं। साबी नदी को अलवर का शोक। साबी नदी के बारे में इतनी बातें हैं। अब हम आंतरिक प्रवाह की रूपारेल नदी के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक प्रवाह की नदी है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी, रूपारेल नदी को वरा नदी भी कहते हैं। वरा नदी और रूपारेल नदी का एक नाम है लसवारी नदी। रूपारेल नदी को लसवारी नदी भी कहते हैं। रूपारेल नदी है, रूपारेल नदी, ये रूपारेल नदी को भरतपुर की लाइफलाइन भी कहते हैं। रूपारेल नदी को भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। और रूपारेल नदी उद्यनाथ पहाड़ी अलवर से निकलती है। उद्यनाथ पहाड़ी अलवर है, वहां से ये नदी निकलती है। अलवर से निकलने के बाद ये नदी भरतपुर में जाती है। ये नदी भरतपुर में जाती है और भरतपुर में जाने के बाद इस नदी की दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। यह नदी, एक शाखा गोपालगढ़ शाखा, एक शाखा डीग। तो ये जिला अपना हो गया अलवर और ये जिला हो गया भरतपुर। अब ये नदी अलवर से निकली, उद्यनाथ पहाड़ी अलवर से निकली। यहां से निकलने के बाद भरतपुर में गई और भरतपुर में इस नदी के किनारे यानी इस नदी के ऊपर एक बांध है। उस बांध का नाम है सीकरी बांध। जो बांध है इस नदी पर, उस बांध का नाम है सीकरी बांध। इस नदी के ऊपर एक बांध है, उस बांध का नाम है सीकरी बांध। सीकरी बांध के बाद इस नदी का पानी मोती झील में जाता है। मोती झील में जाता है इस नदी का पानी। मोती झील, इस नदी का पानी मोती झील में जाता है। मोती झील में जाने के बाद ये नदी दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक शाखा का नाम है गोपालगढ़ शाखा और दूसरी शाखा का नाम है डीग। भरतपुर में जाती है दोनों शाखाएं, गोपालगढ़ शाखा और डीग। ये दोनों भरतपुर में जाती है दोनों शाखाएं। मोती झील के बाद ये नदी दो भागों में विभक्त हो जाती है। रूपारेल नदी को भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। रूपारेल नदी को भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं रूपारेल नदी को।
रूपारेल नदी को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। रूपारेल नदी है उदयनाथ पहाड़ी अलवर से निकली, निकलने के बाद ये भरतपुर में गई। भरतपुर में इस नदी के ऊपर एक बांध है सीकरी बांध। सीकरी बांध के बाद ये नदी मोती झील में जाती है। मोती झील के बाद ये नदी दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा का नाम है गोपालगढ़ शाखा, एक शाखा का नाम है डीग। ये दोनों शाखाएं भरतपुर में ही है। रूपारेल नदी के बारे में इतना ही। अब हम आंतरिक प्रवाह की नदी है और उस नदी का आंतरिक प्रवाह की नदी है और उस नदी का नाम है बाणगंगा नदी। उस नदी का नाम है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी को और अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अर्जुन की गंगा, इसे ताला नदी कहते हैं। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा, ताला नदी, इसे रुंडित नदी भी कहते हैं। इसी नदी को कहते हैं रुंडित नदी। रुंडित नदी बाणगंगा नदी को ही कहते हैं। तो बाणगंगा नदी के और नाम है अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी। अब ये अर्जुन की गंगा यानी बाणगंगा नदी है, ये कहां से निकलती है? ये जयपुर से निकलती है। जयपुर में बेराट है, वहां से ये नदी निकलती है। बेराट जयपुर से निकलती है। जयपुर से निकलने के बाद ये नदी दौसा में जाती है। जयपुर से निकलने के बाद ये नदी दौसा में जाती है और दौसा में जाने के बाद ये नदी भरतपुर में जाती है। ये नदी भरतपुर में जाती है। यानी ये जिला हो गया जयपुर, ये जिला जयपुर, ये दौसा और ये भरतपुर। जयपुर, दौसा, भरतपुर। यानी ये बेराट से निकली, जयपुर में गई, जयपुर से दौसा, दौसा के बाद भरतपुर में। अब इस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित है जयपुर में और उस सभ्यता का नाम है बेराट सभ्यता। उस सभ्यता का क्या नाम है? बेराट सभ्यता। उस सभ्यता का नाम है बेराट सभ्यता। और जयपुर में इसी नदी के ऊपर एक बांध है और उस बांध का नाम है रामगढ़ बांध। बांध का क्या नाम है? रामगढ़ बांध। जयपुर में है ये रामगढ़ बांध। उसके बाद ये नदी दौसा में गई, दौसा के बाद ये नदी भरतपुर में जाती है और भरतपुर में इस नदी के ऊपर एक बांध है और उस बांध का नाम है अजान बांध। भरतपुर में इस नदी के ऊपर एक बांध है, उस बांध का नाम है अजान बांध। भरतपुर में इस नदी के ऊपर एक बांध है, उस बांध का नाम है अजान बांध। अब ये बाणगंगा नदी पहले यमुना नदी में जाके गिरती थी। भरतपुर से आगे जाती थी ये पहले। भरतपुर से आगे ये फतेहाबाद में यमुना नदी में जाके मिलती थी पहले। इसका जल यमुना नदी में जाके गिरता था। लेकिन वर्तमान में ये नदी भरतपुर से आगे नहीं जाती है, इसीलिए इस नदी को आंतरिक प्रवाह की नदियों में गिना जाता है। तो ये वर्तमान में यह नदी भरतपुर तक ही जाती है। तो ये नदी बेराट जयपुर से निकली। इस नदी के किनारे बेराट सभ्यता विकसित है। उसके बाद ये नदी एक बांध है इस नदी पर, रामगढ़ बांध। उसके बाद ये दौसा में गई, दौसा के बाद ये भरतपुर में जाती है। भरतपुर में इस नदी के ऊपर एक बांध है, उस बांध का नाम है अजान बांध। अब हम आंतरिक प्रवाह की नदी है उसके बारे में पढ़ेंगे और इस नदी की लंबाई है वो है 240 किलोमीटर। बाणगंगा नदी की लंबाई है 240 किलोमीटर। अब हम आंतरिक प्रवाह की नदी है, दो नदियां और है आंतरिक प्रवाह की, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो दोनों नदियां सांबर झील में आके गिरती है, यह है सांबर झील। एक नदी ऊपर से आती है, एक नदी दक्षिण से आती है। एक नदी उत्तर दिशा से आती है, एक नदी दक्षिण दिशा से आती है। ऊपर से आने वाली नदी का नाम है मेंथा नदी। मेंथा नदी। और यह नदी मेंथा नदी है, यह जयपुर से निकलती है मनोहर थाना से। जयपुर में मनोहर थाना नामक स्थान है, वहां से निकलती है मनोहर थाना। मनोहर थाना जयपुर से इस नदी का उद्गम होता है
और इसका जो पानी है वो सांबर झील में आके विलीन हो जाता है। उसके बाद नीचे एक नदी है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी दक्षिण से आती है, ये रूपनगढ़ नदी। और इस नदी का उद्गम होता है कुचिल अजमेर से। कुचिल अजमेर से इस नदी का उद्गम होता है। कुचिल अजमेर से इस नदी का उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद यह नदी सांबर झील में विलीन हो जाती है। इन नदियों के किनारे एक एक धार्मिक तीर्थ है, वो प्रसिद्ध है। इस नदी के किनारे, मेंथा नदी के किनारे एक धार्मिक तीर्थ है नागौर में। नागौर में है लूणुआ। नागौर का एक है लूणुआ, जो जैनियों का धार्मिक तीर्थ स्थल है। यहाँ पे जैनियों का धार्मिक तीर्थ, जैनियों का धार्मिक तीर्थ है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इस नदी के किनारे लूणुआ नागौर में जैनियों का धार्मिक तीर्थ है। और रूपनगढ़ नदी के किनारे एक तीर्थ है जो है सलेमाबाद में। सलेमाबाद में एक तीर्थ है निम्बार्क तीर्थ। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है यहाँ पे, निम्बार्क तीर्थ, जो सलेमाबाद अजमेर में है। ये सलेमाबाद अजमेर में है। जो नदी कुचिल अजमेर से निकलती है, निकलने के बाद कुचिल अजमेर से इसका उद्गम होता है रूपनगढ़ नदी का। उसके बाद यह नदी सलेमाबाद के निकट, सलेमाबाद में इसकी एक निम्बार्क तीर्थ है, यानी निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। उसके बाद यह नदी सांबर झील में जाके गिर जाती है। चलो दोस्तों, आज अपनी आंतरिक प्रवाह की पूरी नदियां कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे की नदियां हैं वो आगे आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों।